हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग कैपेसिटेंस चैप्टर को कवर किया। उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं थ्योरेटिकल वाइज, वो सारे चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की, जो कि आपके कैपेसिटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स ना कुछ इसी पैटर्न्स में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आप देख सकते हो। क्वेश्चंस आप लोग को बुकलेट में मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस अभी नोट करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, बुकलेट में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं कवर कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये सब आप अपने बुकलेट में देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कैपेसिटेंस का इसमें क्या बोला है। 3 पैरेलल प्लेट, ठीक है भाई, ईच ऑफ एरिया ए विथ सेपरेशन D1 बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड D2। ठीक बात। एंड थर्ड आर अरेंज टू फॉर्म कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट्स को हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं कि वो कैपेसिटर प्लेटों को हम लोग ऐसे अरेंज कर रहे हैं कि वो आपका कैपेसिटर जैसे फॉर्म हो जाए। ओके, इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर K1 एंड K2, द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें डायग्राम ना देकर के आपको क्या दे दिया है, डायग्राम ना देकर के आपको सिंपल ये बोल दिया है कि आपके पास क्या है, आपके पास जस्ट 3 प्लेटें हैं और 3 प्लेटों को इस तरीके से अरेंज किया जा रहा है। इन 3 प्लेटों को इस तरीके से अरेंज किया जा रहा है कि वो कैपेसिटर फॉर्म करे। ऐसे अरेंज किया जा रहा है कि वो कैपेसिटर फॉर्म करे, राइट, कैपेसिटर फॉर्म करे इस तरीके से। देखो ये क्वेश्चन हो गया। तो लेट्स मैं फर्स्ट कैपेसिटर की बात करूं यहाँ पे। लेट्स आई एम कंसीडरिंग द फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट प्लेट, मतलब फर्स्ट प्लेट की मैं बात करूं तो मेरे पास ना एक्चुअली इस तरीके का 3 प्लेटें हैं। मैं 3 प्लेट बना देता हूं इस तरीके का। देखो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसको, तो आप लोग यदि अपने से लगाना चाहोगे तो डेफिनेटली आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये ठीक है। और यहाँ से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपके पास ये 3 प्लेट है। तीनों का जो एरिया है सेम है, लेकिन ये जो स्पेसिंग है बिटवीन प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2, ये जो स्पेसिंग है प्लेट 1 प्लेट 2 के बीच का, वो कितना है। लेट अस आई एम कंसीडरिंग दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2, दिस इज प्लेट नंबर 3। तो स्पेसिंग मेरे पास D है और यहाँ पे भी D है। ओके, स्पेसिंग इसको मैं मान लेता हूँ D1 और ये मेरे पास हो जाएगा D2। अब क्या बोल रहा है, कैपेसिटर के फॉर्म में अरेंज है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ K1। लेट्स से कि यहाँ पे जो भी आपने मटेरियल यूज किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और यहाँ पे जो मटेरियल आपने यूज किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। सो द कैपेसिटर, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होने वाला है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होने वाला है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ऐसे केसेस ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुका है, ऐसे केसेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग देख पा रहे हो कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। यदि आप यहाँ का C1 और C2 जानते हो तो जस्ट आप यहाँ पे टोटल आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। यदि आप लेट से, यदि मैं बोल दूं कि ये प्लेट A है ना, ये इसका मान लो आप C2 मान लो कैपेसिटेंस को, इसको आप C1 मान लो, तो आप देख पा रहे हो कि 2 कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, बोथ आर कनेक्टेड इन द सीरीज, बोथ आर कनेक्टेड इन द सीरीज। मान लो इसको C1 इसको C2 मान लो आप, ठीक है बेटा। दोनों का कैपेसिटेंस को आपको निकालना है, तो लेट अस 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है सीरीज में, ऐसे ही होता है, करेक्ट, ऐसे ही होता है। लेट अस मैं बोल दूं कि C2 का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे C2 का वैल्यू मैं बोल दूं तो भैया C2 इसका लिखने हमको नहीं आता क्या, बहुत अच्छे से आता है सर। क्या हो जाएगा C2 इसका बताइए सर, C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्या हो जाएगा बताइए, तो K2 लिख देता हूं मैं, और ये मेरे पास एप्सिलॉन नॉट, और ये एरिया तो A है, और ये मेरे पास हो जाएगा सर D2। ओके, व्हाट अबाउट C1 मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो C1 मेरे पास हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। सो दिस इज माई C1। तो C1 C2 मुझे पता है। अब मुझे करना कुछ नहीं है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। इन दोनों वैल्यूज को लेट से मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो 1/CT, मुझे CT निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। 1/C1, तो ये मेरा D2 जो है ऊपर चला गया, लेट से मैंने बोल दिया D2 ऊपर चला गया, और ये हो जाएगा मेरे पास K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस, सिमिलरली ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा, ये जस्ट D1 होना चाहिए, ये D1 होगा, तो लेट से मैं इसको D1 ले लेता हूँ। ये D1 फर्स्ट कैपेसिटर है ना, इसको D2 ले लेते हैं, ये D2, तो ये मेरे पास हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट और ये A। ओके सर, इतना क्लियर हो गया। चलो अब इन दोनों में कॉमन क्या है ले लो, कॉमन क्या है आप निकाल लीजिए। दोनों में कॉमन जो है वो एप्सिलॉन नॉट और ए का है, तो जस्ट मेरा यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ए मेरे पास कॉमन आ गया, और ये मेरे पास हो जाएगा D2 K1 प्लस
D2 K2। देखो ऑप्शन देखो किस फॉर्म में है, ऑप्शन देखिए किस फॉर्म में है। अब सिंपल सी बात है, मुझे CT की वैल्यू निकालना है, तो CT मेरे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, करेक्ट। ये CT इधर गया, ये इधर गया, ये सब इधर आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा D2 K1, ये D1 यार, D1 ले लो यार, D1 K1 D2 K2। तो क्या ये ऑप्शन में है, क्या ये ऑप्शन में है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए तो कभी नहीं होगा, काटो। एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए तो कभी नहीं होगा, काट दीजिए। एप्सिलॉन नॉट ए एक साथ रहने वाला है ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए और D1 बाई K1 D2 बाई K2, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। तो इसको आप ना बिना इसके सॉल्यूशन के भी आप देख के सॉल्व कर सकते थे, सिंपल से सॉल्व कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है, और ये कौन से क्वेश्चंस में मैंने आपको कराया है याद करो, जब मैंने स्ट्रिप से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराया था, कंपोजिट स्ट्रिप से रिलेटेड जब आपको क्वेश्चंस टॉपिक करा रहा था, तो वहां पे मैंने बताया था कि भैया बहुत सारे स्ट्रिप्स आप इस तरीके से कंपोजिट स्ट्रिप आप लोग यूज करोगे, बहुत सारे कंपोजिट स्ट्रिप आप लोग यूज करोगे, तो उसके कैपेसिटेंस को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे इसके कैपेसिटेंस को आपको लिखना था, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, अब डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बेटा, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो कि यहाँ का आपके पास क्या है, यहाँ का आपके पास जस्ट आप लिख सकते हो कि D1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई K2, इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते थे, आप डायरेक्टली लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो जब बहुत सारे स्लैब जो होते हैं या कंपोजिट स्ट्रिप जो होते हैं वो इस तरीके से रखे जाते हैं, प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4, तो डायरेक्ट उसका थिकनेस दे दिया जाता है और उसका परमिबिलिटी दे दिया जाता है, सॉरी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया जाता है हर एक कैपेसिटर का, तो डायरेक्ट आप उसके कैपेसिटेंस को लिख सकते हो इसी स्टाइल से, है ना। तो ऑलरेडी हम लोग ये कर चुके हैं, आप लोगों को समझा चुका हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में की मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 एक गुड लेवल का क्वेश्चन है ना, गेट वेट का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा उसको अभी बता दूंगा तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो उसके बारे में ठीक है मैं बात करूंगा अभी, लेकिन थोड़ा सा देर में, ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाएगा उसके बाद। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ प्लेट एरिया ए, ओके सर, सेपरेशन डी, ठीक है, ये सेपरेशन टोटल डी है, ये प्लेट एरिया ए है, हाँ, और टोटल डी जो है d/2 सेपरेट हो रहा है। इट्स फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक एज शोन इन फिगर, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली द कैपेसिटर ऑफ द सिस्टम। सेम चीज है अभी जो हम लोगों ने लिखा था। तो जब ये आपका कंपोजिट वाला रहता है और इसका कैपेसिटर आपको लिखना है, C लिखना है, तो आपका क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई, अब क्या होने वाला है सर, अब होने वाला है हमारे पास d/2 बाहर निकल गया, d/2 बाहर निकल गया, तो 1/K1 प्लस 1/K2 सेम था। इससे पहले हमने क्या लिखा था, टोटल कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई, हम लोगों ने लिखा था D1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई K2 लिखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन पे, बट इस बार D1 D2 ना दे करके टोटल D है। अब D1 आपको निकालना है, तो ये तुम्हारे पास d/2 हो जाएगा, और d2 आपको निकालना, तो ये भी आपके पास d/2, क्योंकि अब आपका d1 d2 ना दे करके वो क्या दे दिया, d1/2 d/2 टोटल d को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इट विल बी d/2 तो जस्ट d/2 मैंने रखा, d/2 को बाहर निकाल दिया, तो 1/K1 प्लस 1/K2, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2 1/K1 प्लस 1/K2, सो दिस इज योर राइट आंसर। अब ऑप्शन में मैच कर लो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, एक बार चलिए मैच करते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट, ये तो होगा नहीं, K1 प्लस K2 हो रहा है, देखो होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो गया, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, दो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, दो तो दिख ही नहीं रहा है, काट दो। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये करेक्ट है क्या, चलो चेक कर लेते हैं। तो ये दो ऊपर जाएगा, लिख सकता हूँ मैं दो को ऊपर में न्यूमरेटर में, एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये मेरे पास D हो गया, और ये मेरे पास क्या होने वाला है, K1 प्लस का K2 डिवाइडेड बाई K1 इंटू K2, तो जस्ट मैं ऊपर में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पे K1 इंटू K2 को यहाँ पे, तो कुल मिला के 2 एप्सिलॉन नॉट A, देखो इसी फॉर्मेट में मैं लिख देता हूँ 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D इन ब्रैकेट, मेरे पास क्या होने वाला है, K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। तो बहुत बेसिक आपको आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, दिस इज
करेक्ट। तो ऐसे आप इस चीजों को कर सकते हो, ऐसा आप पैटर्न पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर कौन सा है देख लेते हैं यहाँ पे। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4, अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखिए तो क्या बोल रहे हैं। अ केबल 300 किलोमीटर लॉन्ग एंड कंडक्टर 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर, एक केबल है 3 किलोमीटर क्या है 300 किलोमीटर लंबा है, और जो उसमें कंडक्टर है उसका डायमीटर आपको 0.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है ना, विथ एन इंसुलेशन कवरिंग ऑफ 0.5 सेंटीमीटर थिकनेस, और उस कंडक्टर के ऊपर में एक इंसुलेशन कवर है जिसका थिकनेस है 0.4 सेंटीमीटर का। सो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द केबल इफ रिलेटिव परमेबिलिटी, इफ द रिलेटिव परमेबिलिटी इज 4.5। सो किसी भी केबल का, ये तो आपका सिलेंड्रिकल केबल हो गया मेरे भाई इस तरीके से, है ना, जिसका ये आपको लेंथ दे दिया गया है, इसका आपका डायमीटर आपको दे दिया गया है, सब तो दे दिया गया है, और आपको वो भी दे दिया गया है यहाँ पे इसके ऊपर में इंसुलेशन हो वो भी आपको दे दिया गया है, थिकनेस भी दे दिया गया है। इस तरीके से मेरे बात को समझो आप लोग, क्या दे दिया गया है कि इट इज नथिंग बट अ सिलेंड्रिकल शेप में, एक प्रकार से इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल शेप में केबल आपका है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ये थिकनेस मैं दे देता हूँ आपको, ये थिकनेस मैंने आपको दे दिया, देखो इस तरीके से, है ना बेटा। अब मैंने क्या क्या दे दिया कि 300 किलोमीटर लॉन्ग है ये, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू 300 किलोमीटर आपको दे दिया गया, ठीक बात। कंडक्टर 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर, ये कंडक्टर है ना, तो इसका जो डायमीटर आपको दिया है, ये जो डायमीटर है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर। सो यदि मैं यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आपका RA बोल देता हूँ लेट से, तो 0.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो 0.25 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। मान लो ये A है ये B है, ओके ओके 0.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया, विथ एन इंसुलेटिंग कवरिंग ऑफ 0.4 सेंटीमीटर। ये 0.4 सेंटीमीटर का इंसुलेशन है, तो 0.4 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर टू हियर एंड 0.4 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर टू हियर, तो 0.4 0.4 0.8, और टोटल यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना है, तो टोटल है 0.4 0.5, तो 0.8 प्लस 0.5 कितना हो गया 0. यदि मैं टोटल डायमीटर की बात करूं, ये मेरे पास डायमीटर मैं बात कर दूं DB का, तो 0 पॉइंट आपके पास कितना है भाई, ये कंडक्टर का डायमीटर 0.5 है, और यहाँ पे 0.4 का थिकनेस 0.4 का थिकनेस, दैट मीन्स और 0.4 प्लस 0.4, तो ये जो डायमीटर हुआ कंप्लीटली वो कितना हो गया 5 4 9 4 13, तो 0.5 प्लस 0.4 प्लस 0.4 कितना हो गया 0.8 में 0.5 को हमने 8 किया तो 1.3 सेंटीमीटर, तो 1.3 सेंटीमीटर ये आ गया। सर इसका रेडियस कितना आएगा, RB कितना आएगा, तो 1.3 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 0.65 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे क्या आ गया, रेडियस आ गया। इतना क्लियर है, 0.65 रेडियस आ गया। सर इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको बताना है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे बताएंगे सर, इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू हम लोग बताएंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पे आप एप्सिलॉन R लिख सकते हो, L लिख सकते हो, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, और यहाँ पे हो जाएगा नेचुरल लॉग RA डिवाइडेड बाई RB, LN करके लिख सकते हो, ये मीटर फेरेड मीटर आप लिख सकते हो, फेरेड मीटर आप लिख सकते हो। लेकिन ना प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लॉग का यूज हो रहा है, इसलिए नहीं आएगा। तो इसलिए क्वेश्चंस को आप कर भी लेते हो, फिर भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेटर में कर लोगे फिर भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं बनता ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है, तो एलियन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो यूज होना नहीं है आपका। सो दैट्स वाई द रीजन कि ऐसे क्वेश्चंस को करने से आप लोग बचिए, जो जहाँ पे आपको कैलकुलेटर की नीड होता है, तो AE एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को नहीं दिया जाता, आप लोग समझिए चीजों को, ठीक है। अभी कर भी लेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो क्या काम है ना। चलिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फील्ड, यहाँ पे देखिए अब, a parallel plate capacitor is filled with two dielectric as shown in figure. Area of each plate is A and the separation is D. Area of each plate is A, मतलब A/2 इसका एरिया दे दिया है, दोनों सेपरेटेड है D स्पेसिंग से, ओके इस तरीके से। सो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली, ओके। सो द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, सबसे पहले आप इसको देखोगे इस डायग्राम को, तो एरिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और डी दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन सेम है। इसका मतलब ये ना आपका कैपेसिटर जो है पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये फर्स्ट कैपेसिटर हो जाएगा, मान लो सेकंड कैपेसिटर हो गया, और ये वाला फर्स्ट कैपेसिटर हो गया C1।
ऐसा क्यों बोला सर मैं? क्योंकि देख पा रहे हो आप कि दोनों के बीच का प्लेट तो ये है ना, ये भी एक प्लेट है और ये भी एक प्लेट है। देखो एरिया इसका आधा का a/2 a/2, तो आप देख पा रहे हो कि डी दोनों के बीच की स्पेसिंग डी है, यहाँ भी स्पेसिंग डी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्लेट हुआ, एक प्लेट ये हुआ, और ये जो इतना एरिया आपका आया ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, और इसके ऊपर में जो सेकंड है वो भी एक कैपेसिटर। अब आप क्या है कि यहाँ से आप ऐसे करके इसको आप सप्लाई दोगे ना, तो ये जस्ट पैरेलल कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, जिसमें हमने C1 C2 कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये अब आप इसका टोटल कैपेसिटेंस आपको निकालना है, तो जस्ट C1 प्लस C2 आपको करना है। ठीक है, अब लेट्स से ये आपके पास कैपेसिटर यहाँ का मैं C2 लिखना चाहूँ यहाँ का, तो C2 यहाँ का लिखना चाहूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसका C2, तो ये मेरे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास हो जाएगा K2, और क्या होता है यहाँ पे A, तो a/2 आएगा, a/2, और स्पेसिंग कितना है दो प्लेटों का, तो D है, तो एप्सिलॉन नॉट K2 A डिवाइडेड बाई 2D, दिस इज द C2 है ना, कैपेसिटेंस हो गया, C2 हो गया। हाँ, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ, इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पे C1 को कैलकुलेट करना चाहूँ, तो C1 मेरे पास क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास K1, और ये A डिवाइडेड बाई 2D, करेक्ट, ये यहाँ पे आने वाला है मेरा C1 की वैल्यू। ओके, अब देखो टोटल कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, दिस कैपेसिटेंस कैपेसिटर 1 एंड कैपेसिटर 2 बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। मैं कैसे जाना कि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों के बीच की स्पेसिंग डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, बस एरिया डिवाइड। तो जब भी दोनों की स्पेसिंग सेम होता है तो हम लोग जान जाते हैं कि भाई दोनों कैपेसिटर जो है वो किस में है बेटा, पैरेलल में है। इससे पहले वाला जो हम लोग देख रहे थे उसमें देखो आपका अलग फॉर्मेट में था, ये 1 2 3 प्लेट यूज हो रहा था, तो यहाँ की स्पेसिंग अलग देता था, यहाँ की स्पेसिंग है, तो ये वोल्टेज ऐसे ऐड होता था। तो जब नंबर ऑफ प्लेट दो ही रहेगा तो आप समझ जाना, नंबर ऑफ प्लेट जब दो ही है इसका मतलब आप समझ जाना कि ये जो है पैरेलल में है, पैरेलल में है, ऐसा करके आप समझ जाना। ठीक है, पैरेलल में है। ठीक, तो जस्ट मैंने पैरेलल में लिखा, पैरेलल में कैपेसिटेंस की वैल्यू ऐड होती है, तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूँ तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन आ गया, तो जस्ट मेरे पास एप्सिलॉन नॉट A/2D मेरे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है मेरे पास, K1 ये फर्स्ट कैपेसिटेंस है, और K2 ये सेकंड कैपेसिटेंस से मेरा बचने वाला है। तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इन दोनों कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस मेरे पास क्या होगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D K1 प्लस K2। तो ये आपका कभी कभी आपको कंफ्यूजन करता है, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, है ना। इससे पहले वाला क्वेश्चंस में भी इस टाइप की कैपेसिटर वाला क्वेश्चन था, उसमें भी ऐसे ऑप्शन फ्रेम हुआ था, तो वहां पे आपका पैरेलल में था, वहां पे आपका सीरीज में था, यहाँ पे आपका पैरेलल में है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा एप्सिलॉन नॉट A/2D, ये 2 यहाँ आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी K1 प्लस K2 K1 प्लस K2, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या होता है, यहाँ पे करेक्ट होता है। ओके, तो ये भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया क्या, ये भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपली आपका सीरीज एंड पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का, वही से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और अक्सर AEJE एग्जाम्स की मैं बात करता हूं तो आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सीरीज पैरेलल में बहुत सारे कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाता है और पूछा जाता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, क्या होने वाला है। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोगों को दिया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपका कई बार आया भी है एग्जाम्स में। आप देख पा रहे हो कि ये तीनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, तो आपको पता है सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड है तो आपको पैरेलल जैसे ट्रीट करना है। अब 3 3 3 सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू सेम है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, ये भी 3 है, ऑल कैपेसिटर्स आर 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है, राइट, और कनेक्टेड इन द सीरीज। तो हमको पता है ना कि एक रिजल्ट निकाले थे कि भाई जब n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो C डिवाइडेड बाई n कर देना। तो 3 माइक्रोफेरेड का 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बेटा, इसका जो आपका इक्विवेलेंट आया वो आपका आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। C बाई n कर दिया मैंने। अब C कितना है, 3 है, n कितना है, 1 2 3 है, तो 3/3 आपका कितना हो गया, 1 माइक्रोफेरेड। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस और यहाँ पे एक 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस, बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। पैरेलल में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये 1 और ये आपके पास 2 जो है वो आपका कितना हो गया, 3 माइक्रोफेरेड। ओके, अब फिर से 3 3 3 सीरीज में आ गया तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 1 माइक्रोफेरेड सीरीज में है, तो फिर से 2 के साथ एक पैरेलल में आ गया तो फिर कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3 माइक्रोफेरेड हो गया।
अब आप देख पा रहे हो कि फिर से 3 3 3 सीरीज में आ गया, तो सीरीज में आपका फिर से क्या हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट यदि आप निकालना चाहोगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3 आप फिर कर दो, दैट मीन्स 1 माइक्रोफेरेड इज द राइट आंसर। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, है ना, और ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बड़े ही आसानी से आप लोग बना सकते हो। हाँ, प्रॉब्लम कब होता है यहाँ पे, जब सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट होता तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता और यहाँ तक कि आपके लिए बहुत ज्यादा टफ भी हो जाता, ऐसे क्वेश्चन टफ भी हो जाता फिर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को दे करके आपको कभी कभी टफ बनाया जा सकता है, लेकिन जनरली देता नहीं है यार, क्योंकि आपका टाइम इतना कम रहता है ना कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इतना टफ उन लोग सेट नहीं करते, करेंगे भी तो बहुत छोटा छोटा, इतना लंबा चौड़ा कैपेसिटेंस नहीं डालेंगे, नहीं तो इसी में आप लोगों ने आधा घंटा लगा दिया, क्या मतलब, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिए इस पैटर्न को आप लोग, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए इस पैटर्न को, आप लोग क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट हैज कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफेरेड, द कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स एंड filled with the two media as shown in the figure having dielectric constant K1 is equals to 2 and the K2 is equals to 4. So the capacitance of the system is now. अब मैथमेटिकल आपको बताना है कि कैपेसिटेंस क्या होगा। सबसे पहले आप लोग देखिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर इज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट हैज अ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड। ओके, जब एयर आपका मीडियम रहेगा तो टोटल कैपेसिटेंस कितना दे दिया गया, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, मजेदार क्वेश्चन है। अब आपको मैं बताता हूं कि आपके पास मान लो ये कोई कैपेसिटर है मेरे भाई, इस कैपेसिटर में पूरा हवा को एज अ मीडियम आप यूज करोगे। लेट अस केस नंबर 1, ध्यान से सुनना इस बात को मेरे, केस नंबर 1, तो ये आपका प्लेट नंबर 1 हो गया और ये प्लेट नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 के बीच में मैं पूरा एयर को एज अ मीडियम यूज करना चाहता हूँ, ठीक है भाई, एज अ मीडियम एयर को यूज करना चाहता हूँ। मान लो ये मेरे पास क्या है, सेपरेशन दोनों के बीच का डी है, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द सेपरेशन, और ये जो है मेरे पास एरिया है, इस प्लेट का एरिया हो गया, राइट। तो प्लेट का एरिया और सेपरेशन मुझे गिवन है। अब एयर को एज अ मीडियम मैंने यूज किया है, तो एयर के केस में सी एयर मेरे पास कितना आ गया मेरे भाई, सी एयर का जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। और इस केस नंबर 1 में जब एयर को एज अ मीडियम आपने यूज किया तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है यू विल गेट 10 माइक्रोफेरेड, ये दिया गया है क्वेश्चन में गिवन है, तो 10 माइक्रोफेरेड ये आपको गिवन है। इसका मतलब सिंपल से मीनिंग ये हुआ कि एप्सिलॉन नॉट ए इनटू ए डिवाइडेड बाय डी का वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड गिवन है, केस नंबर 1। नाउ कम टू द केस नंबर 2, सो कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, ओके, डिवाइड कर दिया मैंने, दिस इज केस नंबर 2, ये मेरे पास केस नंबर 2 हो गया। अब मैंने कैपेसिटर को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, वेरी गुड, एंड फील्ड विद 2 मीडियम, और उसमें मैंने 2 मीडियम, 2 डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर लिया। एक में मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, दूसरे में मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जिसका कांस्टेंट मेरे पास K2 है, ओके। अब क्या बोल रहा है, हाँ K1 K2 का वैल्यू दे दिया है, सो द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, तो इस सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। लेट्स से ये आपका एरिया A था, तो ये यहां से यहां तक A/2 हो गया, यहां से यहां तक A भी A/2 हो गया। दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन यदि मैं D मानता हूं तो अभी भी मेरा जो सेपरेशन है वो D है, ओके। अब दोनों प्लेट का जो सेपरेशन है D है, आप देख पा रहे हो D है, एरिया डिवाइड हो रहा है। आप मुझे बताइए कि ये जो प्लेट है वो कैसे बिहेव करेगा, ये कैपेसिटर नंबर 1 की तरह बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर नंबर 2। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों कैपेसिटर के बीच का स्पेसिंग D और D ही है, D डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि पैरेलल में है। व्हेन इट इज पैरेलल तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है। लेट्स से आई एम सेइंग C1 की वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो C1 इसका लिखना चाहूँ तो बहुत आसानी से आप लोग लिखने आता है, एप्सिलॉन नॉट, और ये तुम्हारे पास K1 हो जाएगा, एरिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो एरिया डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज D, सो आई कैन राइट इट D, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ D, सो दिस इज आपका C1 हो गया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द C2 को आप ध्यान से देखिए कि इस कैपेसिटर का इसका जो सेकंड वाला पोर्शन है, सेकंड वाला जो सेक्शन है, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, दैट इज योर C2 की वैल्यू क्या होगा, तो C2 का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास K2 हो जाएगा, और इसका भी एरिया A/2 हो गया, क्योंकि एरिया अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना बेटा, तो इसलिए A/2 ये हो गया, ओके। इसको सोल्व करने से पहले, वैल्यूज को पुट करने से पहले मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ, ठीक है। चलो CT की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करो, CT की वैल्यू कोई मीडियम पे हम लोग कैपेसिटेंस यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं मीडियम पे।
सर इन दोनों में कॉमन क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d, तो उसको कॉमन ले लो आप। तो चलो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d मेरे पास कॉमन आ गया। इन ब्रैकेट मेरे पास क्या बच रहा है, k1 प्लस k2। देखो ध्यान से आप लोग, k1 और k2 बच रहा है ब्रैकेट के अंदर में, बाकी तो कॉमन निकल गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d, ऑल कॉमन, सब चीज कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे Cm की वैल्यू क्या आ गया, मीडियम पे, किसी मीडियम पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d, राइट। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं k1 k2 का वैल्यू गिवन है क्या, हाँ गिवन है सर। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का वैल्यू गिवन है क्या, हाँ सर गिवन है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड गिवन है। तो इसलिए आप इस जब क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा ना, तो आप लोग को लग रहा है अरे सर कैपेसिटेंस, इसमें तो आपका परमिटिविटी तो दोनों मीडियम का दिया है लेकिन एरिया नहीं दिया है, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच की जो सेपरेशन है वो नहीं दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया है, ऐसा लग रहा था। हाँ भाई नहीं दिया है, उसी के लिए तो ये एयर ऐसा बोला है, एयर में इसका कैपेसिटेंस इतना है ऐसा बोला गया है। तो ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी जो है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, उसके जगह में 10 माइक्रोफेरेड रख सकते हैं। तो रख दूं क्या, इसके जगह मैं 10 माइक्रोफेरेड रख देता हूं। तो ये 10 और ये 2 यहाँ पे है, देखो तो 10/2 वो माइक्रोफेरेड में है, और k1 और k2 का मल्टीप्लिकेशन। तो k1 आपके पास कितना है, k1 का जो वैल्यू है आपके पास कितना है, कितना है भाई, k1 का वैल्यू 2 है और k2 का वैल्यू 4 है। तो 2 + 4 कितना हो गया, 2 + 4 आपका 6 हो गया मेरे भाई। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10/2 5 होता है, 5 × 6 आपका कितना होता है, 30 होता है। माइक्रोफेरेड में था ये 10, तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइक्रोफेरेड में आएगा। इसका मतलब मेरे पास आंसर कितना आ गया सर, 30 माइक्रोफेरेड। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही मस्त था, मजेदार था, इजी था, है ना, आसान था। आप लोग अच्छे से इसको समझिए और एक बार बनाइए अपने से, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन थे। आपको किसी भी मीडियम पे कैपेसिटेंस दे दिया था, कोई मीडियम मतलब एयर पे आपको दे दिया था, मीडियम पे नहीं बोलूंगा, एयर पे कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दिया था आपको, किसी मीडियम पे फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना था व्हेन द डिफरेंट टू मीडियम मैंने यूज किया। तो अभी मैंने मीडियम को ऐसे यूज कर लिया, लेट से मैं इसको ऐसे यूज करता ना तो और मजेदार क्वेश्चन बन जाएगा यही, लेकिन ठीक है आपको उतना ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं कराना है, उतना समझते हो। मेरा मन है ना कि इस कैपेसिटर को मैं ऐसे क्रॉस कराना चाहूँ या ऐसे क्रॉस कराना चाहूँ, बस मुझे बोलना बस था, ठीक है, और क्वेश्चन बन जाता नया है। तो आप लोग भी थोड़ा ऐसे ही इनोवेटिव सोचिए, थोड़ा चीज़ें के बारे में कुछ कुछ सोचो आप लोग, है ना, आप लोग भी अच्छा करोगे फिर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 आपके डिस्प्ले में दिख रहा होगा। वीडियो को होल्ड करो, पॉज करो यार, वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि ऐसा पैटर्न आप लोग सॉल्व कर चुके हो ऑलरेडी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसा कर चुके हो, है ना, याद करो। स्पेशल केस में ऐसा बताया था मैंने, स्पेशल केस में ऐसा क्वेश्चंस मैंने बताया था। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये देखो ये प्लेट का एरिया है, समझना मेरे बात को, ठीक है भाई। ये प्लेट का एरिया 1 और ये मेरे पास एरिया 2 है, दोनों के बीच का, इसके और इसके बीच का सेपरेशन अभी भी d है। इसका मतलब मैं बोल दूं कि लेट से यहाँ का कैपेसिटेंस C1 है और यहाँ के कैपेसिटेंस को मैं C23 बोल देता हूँ। इन दोनों का मिला जुला सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, इन दोनों को मिला करके वो C23 है लेट से। तो ये और ये बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C1 + C23 होने वाला है। ओके सर, C1 + C23। अब बारी बारी से एकदम आराम से आप लोग चीजों को कैलकुलेट करो। लेट अस कंसीडर कि यहां से यहां तक का एरिया आपका A है, तो यहां से यहां तक का एरिया क्या हो जाएगा भाई, A/2 और A/2। गॉट इट? ओके सर, C1 की मैं बात कर रहा हूं तो मेरा C1 में C1 इस जिले की बात कर रहा हूं तो ये कहां तक का, इसका बाउंड्री सर यहां तक का, ये तो मेरा C1 है, तो यहां से लेकर के यहां तक आपका कहलाएगा C1। अब इस C1 का कैपेसिटेंस को मैं लिखना चाहूंगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, C1 = देखो भाई, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, एयर का हाँ एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो इतना रहता ही है। अब तुमने वहां पे जो मटेरियल डाला है दोनों प्लेटों के बीच की, उसकी परमिटिविटी कितना है, रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, K1, तो सर यहाँ K1 लिखो। ओके सर, अब होता है एरिया, तो एरिया/2 है तो आप लिख लो एरिया/2, तो ये हो गया एरिया/2, ठीक। अब होता है स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेट्स D, तो ये लिख लो D। चलो C1 तो मिल गया सर, C1 तो मिल गया सर, C1 हमको मिल गया। चलो अब इसका लिखें, इसका लिखें, इन दोनों का लिखने आता है, चलो लिखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे, मान लो मैं C23 डायरेक्ट लिखना चाहूं, या आप देख पा रहे हो कि यहां से अब ये एरिया, ये आपका प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, 3 प्लेट है ऐसे टाइप का, 3 प्लेट दिख पा रहा होगा। अब ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया इसको, ये 3 प्लेट हो गया एक्चुअली, A/2 A/2 A/2, D/2 D/2, ठीक।
यहां से आप सप्लाई दे रहे हो तो V1 V2 बोथ आर कनेक्टेड इन द सीरीज, व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन द सीरीज तो इसका कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर बोथ आर कनेक्टेड इन द सीरीज, तो C23 आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो C23 आपको निकालोगे आप लोग तो क्या आएगा आंसर, देखो इसका आंसर ना देख के आप लगा सकते हो, ये कभी नहीं होगा, 3 टाइम वाला तो होगा नहीं, दिख रहा है ये भी सीरीज में तीनों पैरेलल में तो कनेक्ट नहीं है। यदि तीनों पैरेलल में रहता तो फटाफट ये ऑप्शन लगा देते, तो ये तो काट दियो, ये भी नहीं आएगा भाई, ये भी काट दो, आपका ऑप्शन सी ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा लेट्स देखते हैं। चलो सी ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा, चलो इसको मैं मानता हूँ C2, इसको मैं मानता हूँ C2, ठीक है बेटा, इसको C2 मैं कंसीडर कर लेता हूँ, लेट्स से ये C2 है मेरे पास, तो C2 है तो यहाँ का एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक, यहाँ का ये K2 आ गया, और एरिया इसका कितना है बेटा, एरिया आपका 2 से डिवाइड हुआ यहाँ भी, तो A/2 आ गया। और सर यहाँ पे मजेदार वाली चीज क्या है कि D/2 है ना, दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है वो भी डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 तो कट गया सर, तो एप्सिलॉन नॉट K2 A/D आ गया। सिमिलरली मैं इसकी बात करना चाहूँ, ये कैपेसिटर 3 की, तो कैपेसिटर 3 की यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ तो ये मेरे पास C3 हो गया सर, ओके। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी लिख दो सर आप, K3 यहाँ भी लिख दो सर, यहाँ भी वही केस है A/2 D/2, तो A/D लिख दो डायरेक्ट, है ना, कट पिट जाएगा वो, ये हो गया सर। हाँ लेकिन सर मजेदार चीज यह है कि C2 और C3 बोथ आर कनेक्टेड इन द सीरीज, when two capacitor are connected in series तो 1/C23 मेरे पास क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो ये 1/C23 इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3, करेक्ट, 1/C2 प्लस 1/C3, ओके। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ C2 यहाँ पे, सो 1/C23 इज इक्वल टू C2 का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो मेरे पास D ऊपर चला गया, ऐसे पुट कर देता हूँ मैं D, और ये मेरे पास एप्सिलॉन नॉट K2 A आ गया, और यहाँ भी D आपका ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट K3 A आ गया, ओके। ये मेरे पास आ गया 1/C23 का जो वैल्यू आ गया इज इक्वल टू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2 A प्लस D अपॉन एप्सिलॉन नॉट K3, ओके। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, यदि मैं बोलूँ वहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है तो 1/C23 ये मेरे पास हो गया, यदि मैं कॉमन क्या आ रहा है दोनों में बात करूँ तो D भी आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है, A भी आ रहा है, तो जस्ट D एप्सिलॉन नॉट A मेरा कॉमन आ गया मेरे भाई, और क्या 1/K2 प्लस 1/K3, करेक्ट, ओके। सर C23 की वैल्यू यहां से मैं निकालना चाहूं तो 1/C23, और ये मेरे पास आ जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ओके। इसको सॉल्व कर लो जरा, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K2 इंटू K3, ये आ गया सर। सर इसको उल्टा है, सीधा कर लो, हाँ कर लेते हैं। C23 का जो वैल्यू है अपोजिट है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये हो गया आपका, और ये तुम्हारे पास K2 कर चुके हो ऑलरेडी बेटा, यदि रिजल्ट याद रहता तो आप लोग लिख सकते थे डायरेक्टली, आप लोग इतना सारा मुझे सॉल्व कराने की नीड नहीं था, यदि आप लोग इसको ऑलरेडी कर चुके हो, डेरिवेशन हर जगह कर चुके हो आप, रिजल्ट डायरेक्ट याद रहता तो यू विल गेट द डायरेक्ट रिजल्ट, ओके, डायरेक्ट आंसर, यदि रिजल्ट आपको याद रहता तो यू विल गेट डायरेक्ट आंसर, लेकिन सर है भाई, सर को तो करवाना पड़ेगा। चलो C23 निकल गया, अब क्या करना है भैया हमको क्या करना है, नेट कैपेसिटेंस आपको इस कैपेसिटर का निकालना है, तो इट इज दिस इज योर C1, और ये तुम्हारे पास C23 का वैल्यू हो गया, ओके सर, C23 का वैल्यू हो गया। सो द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दिस एंड दिस, समेशन ऑफ दिस एंड दिस, दोनों को जोड़ दो यार, दोनों को जोड़ दोगे तो CT आपको निकल जाएगा, C1 का वैल्यू कितना है सर, इतना, C23 का वैल्यू इतना, दोनों में कॉमन क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो कॉमन निकाल दो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आपका कॉमन आ गया सर, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन आ गया, तो सर ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा है गुरुजी, K1 डिवाइडेड बाई क्या 2 हो गया, K1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन आ गया, हाँ सर निकाल दिए, यहाँ पे क्या बचेगा सर, ब्रैकेट में प्लस, ये हो जाएगा K2 K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3, ये आपका आंसर होने वाला है। तो देखो भाई कौन सा आंसर जो है, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है क्या, नहीं, इनकरेक्ट हो गया। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ओके, ब्रैकेट में K1/2 K1/2 K2 K3 K2 K3, ओके सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, डी भी हमारा करेक्ट नहीं है। सर यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देता, कैसे सर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चंस में मैं क्या कर दूंगा, देखो इसी क्वेश्चंस को मैं ऐसे कर दूं, K1 है ना, यहाँ पे भी जैसे 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर देता, लेट से मैं बोल देता कि ये तुम्हारा एक प्लेट हो गया,
ये दूसरा प्लेट हो गया। अब इसको 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे बोल देता K1, यहाँ पे बोल देता K2, यहाँ पे बोल देता K3 और बोल देता कि सर ये मेरा D है। समझो मेरे बात को बच्चों, ये मेरा D है और सर ये टोटल A है ना, ये टोटल A है। टोटल A यहाँ पे 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया तो A/3 और A/3, ठीक है। तो अब नेट कैपेसिटेंस, सर ये दोनों प्लेट को तो आपने डिवाइड अभी किया, अरे प्लेट तो उतना ही है ना, दोनों प्लेटों के बीच का जो स्पेसिंग है वो आपका डी ही है। सारे कैपेसिटर में दोनों प्लेट का जो स्पेसिंग हो तो डी ही है। इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि ये कैपेसिटर ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। व्हेन ऑल द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, सो द नेट कैपेसिटेंस क्या होने वाला है? नेट कैपेसिटेंस मेरे पास होने वाला है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब भैया देखो इधर C1 C2 C3 तीनों को सम कर दे तो C1, व्हाट अबाउट C1? C1 तो ये है ना सर, C1 तो ये है सर। C1 की वैल्यू क्या आएगा सर? C1 का वैल्यू मेरे पास एप्सिलॉन नॉट, इसका कांस्टेंट K1 और इसका A/3, तो A/3 आ गया, देखो A/3। और स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेट कितना है सर? अरे सर D है ना, देखो ये D है। ओके अब यहाँ पे देखो सेम चीज यहाँ पे इसको ऐड कर दूं, इसका क्या होने वाला है? एप्सिलॉन नॉट, और ये तुम्हारे पास क्या होने वाला है? K3, और ये तुम्हारे पास A डिवाइडेड बाई 3D। यहाँ भी सेम हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारे पास K2 है ना, और ये K3, और ये A डिवाइडेड बाई 3 इंटू D। मजेदार चीज ये है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है सर? कॉमन आ रहा है देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A और 3D, तो निकाल दो सर इसको। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D आपके पास क्या आ गया? कॉमन आ गया। अंदर में क्या बचा सर? तो अंदर में बचा K1 प्लस K2 प्लस K3 हो गया। ओके सर, K1 K2 K3, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाता। अब इसमें एक मजेदार चीज और बताता हूँ कि ये जो कैपेसिटर आपने बनाया, लेट से मैं बोल देता कि इस कैपेसिटर में जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने यूज किया वो आपका सेम है, सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है, तो एक नॉर्मल कैपेसिटर बन गया। और जब एक नॉर्मल कैपेसिटर बन जाएगा, सबका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सेम है, तीनों प्लेटों का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ का सबका सेम है, तो इट्स अ नॉर्मल कैपेसिटर। व्हेन इट इज नॉर्मल कैपेसिटर, K1 K2 K3 सब सेम है, तो ये तो आपका 3 हो गया ना सर, 3 हो गया। 3K लिख दो, 3K, तो सर ये 3 और ये 3 कट गया, तो नॉर्मल हमारा जो आंसर आता है एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D, देखो वही आ जाएगा फिर से। तो मजेदार चीज क्या है? डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं प्लेटों के बीच में, उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऐसा ऐसा आता है यार। अब एक चीज आपने और समझा कि ये तुम्हारे पास एक प्लेट है, मैंने बोल दिया कि आपके पास एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, उसको आप इस तरीके से, दोनों प्लेट को आप इस तरीके से क्या कर रहे हो? इस तरीके से डिवाइड कर रहे हो, है ना, इस तरीके से सेपरेट कर रहे हो, तो ये किस में आ जाता है? पैरेलल में आ जाता है। तो पैरेलल में यहाँ के तीनों के कैपेसिटेंस को जोड़ दो। हाँ, इसी में मैं प्लेट को ऐसे यूज करता, हॉरिजेंटली यूज करता, वर्टिकल ना यूज करके। ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, प्लेट नंबर 3, मैं ऐसे यूज करता, ऐसे यूज करता। तो अब 1 2 3 4 प्लेट आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका पैरेलल वाला आपका कॉम्बिनेशन ना आकर के सीरीज वाला आ जाता, सीरीज वाला आ जाता, है ना। तो चीजें आप एकदम सिंपल वे में समझिए कि प्लेट जब आपका ऐसे 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 रहेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेंगे, तो जस्ट आप कैसे कंसीडर करते हो बेटा? उसको जस्ट आप कंसीडर कर लेते हो सीरीज, और प्लेट आपका इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में रहते हैं। मान लो ये मेन प्लेट है, और मेन प्लेट को ऐसे वर्टिकली कट करोगे आप, तो समझ जाना कि वो जो है वो आपका पैरेलल में होता है। तो पैरेलल में जस्ट कैपेसिटेंस को ऐड कर दो, और सीरीज में कैपेसिटेंस को आपको फिर पैरेलल जैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसी चीजों को अपने को समझना रहता है। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही क्लियरली एकदम समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब कैसे पूछोगे? अरे सर को तो कहीं से भी ढूंढ सकते हो ना आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए सभी लोग बोर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स A and B ऑफ रेडियस A and B, ओके सर, B इज ग्रेटर देन A, ठीक है सर, ये भी ले लेते हैं। आर प्लेस्ड कॉन्सेंट्रिकली इन एयर, मीडियम क्या है भाई? एयर है, ओके सर। A इज गिवन अ चार्ज पॉजिटिव एंड B इज अर्थड, मतलब B को आपने अर्थ करके रखा है, A को आप चार्ज दे रहे हो। सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताया गया है सर, ये तो आपका डेरिवेशन कराया गया है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB B माइनस A, बहुत बढ़िया सर, ये तो डेरिवेशन कराया हो सर आप। हाँ, इसी में सर यदि इसको आप प्लेट नंबर A को आपने अर्थ कर दिए होते और ये नहीं किए होते, तब
टोटल कैपेसिटेंस आपका हो जाता C1 प्लस C2, और ये तुम्हारा क्या बन जाता अब C1, और C2 का वैल्यू तुम्हारे पास हो जाता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे R की जगह में आपका B हो जाता। ये आपका आंसर हो जाता तब के केस में। तो देखा करो बेटा, आपने कहाँ पे अर्थ किया है उसके बेसिस पे आपका आंसर क्या होगा। तो ये सब ऐसे ही आते रहते हैं भाई, ये भी कर चुके हो ऑलरेडी आप लोग कॉन्सेप्ट में। जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी कराया था। मैंने बस ये कॉन्सेप्ट बताया था कि प्लेट नंबर ए, प्लेट नंबर बी, नंबर ऑफ टोटल प्लेट कितना है, तो 1 2 3 4, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 4 प्लेट है। यदि मैं नंबर ऑफ प्लेट्स की बात करूं तो कितना है मेरे पास, 4 है। हाँ, दूसरी बात मुझे ये चेक करना था कि ये जो प्लेट 4 है, क्या चारों प्लेट जो है अल्टरनेटिव प्लस माइनस के फॉर्म में है। यस, तो फिर हम लोग टोटल कैपेसिटेंस की फॉर्मूला लगा देते हैं, Ct इज इक्वल टू n-1, और यहाँ पे वही हो जाएगा क्या सर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a अपॉन d। ओके, सो 4 मेटल प्लेट्स each of surface area A on one side are placed at a distance d from each other। ये सारे एक दूसरे से d डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं। ओके, as shown in the figure, the alternate plates are connected to point B, point A and B। ये अल्टरनेट प्लेट है, अल्टरनेटिव फॉर्म में होना चाहिए। देखो बोल भी दिया है अल्टरनेट प्लेट, तो ये टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। अल्टरनेटिव जो टर्म्स यूज करता है या अल्टरनेट प्लेट यूज करता है वो इंपॉर्टेंट है। एंड बी जो है वो आपका देख सकते हो। सो द कैपेसिटेंस ए बी के बीच का कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, आप लोगों को यही पूछा गया है बेटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन द n नंबर ऑफ प्लेट्स आर कनेक्टेड इन अल्टरनेटिव फॉर्म एज शोन इन द फिगर, सो द टोटल कैपेसिटेंस और नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर Ct विल बी इक्वल टू n-1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, राइट। ओके, चल नंबर ऑफ प्लेट कितना है सर नंबर ऑफ प्लेट 4 है, तो ये 4 - 1 करोगे कितना आएगा सर, 3 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और ये तो सर यदि मीडियम एयर है तो ये मेरे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, 3 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अक्सर यदि इसको इस तरीके का क्वेश्चन देने का मूड हो कोई एग्जाम में, तो आप लोगों को जनरली ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, डायग्राम बना के दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, है ना। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में कृपया लिखिए अच्छे से, और जो आप लोग को थ्योरी बताया गया है वहां पे आप लोग नोट करो मस्त तरीके से इसको। अल्टरनेटिव के फॉर्म में प्लेट्स होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 भाई, इसको देखिए। अब इसमें क्या होगा आपका आंसर, इसका आंसर क्या होगा देखिए भाई, 4 मेटेलिक प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d, अभी तक सेम है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, अभी तक तो वही सेम लगा अपने को क्वेश्चन। द टू इंटर प्लेट्स आर कनेक्टेड टू पॉइंट बी एंड द अदर टू प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द पॉइंट ए एज शोन इन फिगर। इस तरीके, इस बार ना जो कनेक्ट होने का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया, अल्टरनेटिव नहीं है, अल्टरनेट नहीं है मतलब इस बार। अरे इससे पहले क्या था, प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेटिव के फॉर्म में था, लेकिन इस बार नहीं है। ईपीडी मैं कंसीडर कर लूं ए को प्लस और बी को माइनस, तो देखो ये दोनों माइनस वाले हैं। अब ये दोनों माइनस वाले हैं तो इसको मैं नंबर ऑफ प्लेट 2 कंसीडर ना करके एक ही प्लेट कंसीडर करूंगा। तो एक प्लेट ये हो गया, ये दूसरा प्लेट ये हो गया, और तीसरा प्लेट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट मुझसे अभी पूछोगे तो 1 2 3 4 है, ठीक बात, लेकिन अभी मैं इसको 3 कंसीडर करूंगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेटिव फॉर्म में नहीं है। कैसे अल्टरनेटिव सर, प्लस माइनस इस फॉर्म में होना चाहिए, इस तरीके का अल्टरनेटिव फॉर्म में होना चाहिए। तो अभी टोटल नंबर ऑफ प्लेट मेरे पास कितने सर, 3 है। सो द कैपेसिटेंस, इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, ए और बी का। तो सर ए और बी का बीच का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू आपका होने वाला है C इज इक्वल टू n-1, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a अपॉन d। मीडियम एयर है तो नो प्रॉब्लम, 3 - 1 करोगे तो 2, अभी तुम्हारा आंसर आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। हमने इस क्वेश्चन में ये समझा कि ये जो प्लेट है भैया ये अल्टरनेटिव फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। ओके, तो ये हमको समझ में आया। तो इसका आंसर बी होगा, सी नहीं होगा। डायरेक्ट मत कर देना बेटा बिना कुछ देखे कि नंबर ऑफ प्लेट तो 1 2 3 4 है तो सर 3 होगा। कई लोग यहाँ पे लगा देते हैं, कई लोग ये भी लगा देते हैं कि प्लेट सर 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 3 वाला, या फिर कई लोग 4 है तो 4 ऐसे लगा देते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका करेक्ट होगा क्योंकि ये अल्टरनेटिव फॉर्म में नहीं है। ओके, अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं। तो आपने इसको प्लस कंसिडर किया, इसको माइनस, इसको प्लस, तो देखो प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म में आपका क्या बना, नंबर ऑफ प्लेट आपका 3 ही बना। तो 3 - 1 करोगे तो 2 आएगा, दैट मींस और आंसर बी हो जाएगा।
तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए ध्यान से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, 12 को। A dielectric is placed in between two parallel plates of a capacitor as shown in the figure. The dielectric constant of the dielectric is K. अच्छा, the dielectric constant of plate 1 ऐसा होगा, dielectric is K। चलो ठीक है, चल जाएगा। If the initial capacitance is C, then the new capacitance will be, let's say, यदि आपका इनिशियल कैपेसिटेंस एयर के केस में इसका कितना रहा होगा, C रहा होगा, जो कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, डी को आप लिख रहे हो C। अभी आपने क्या कर दिया कि अब किसी आधा सेक्शन में आपने क्या कर दिया, एक आधा सेक्शन में आपने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दिया। तो अब नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आप देख पा रहे हो कि ये आपका A है और ये भी तुम्हारा A है, और ये A/2 आप लिख सकते हो, इसको भी A/2, क्योंकि A को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये आपका D है। D डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, इस पे भी D है, इस पे भी D है, मतलब सर दोनों पैरेलल, दोनों पैरेलल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस सर C1 प्लस C2। सर C1 का वैल्यू कितना है, सर C1 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट। कोई है क्या सर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ, रिलेटिव परमिबिलिटी है क्या, नहीं है ना, तो रिलेटिव परमिबिलिटी नहीं है तो 1 ले लो, एयर का 1 होता है वैसे भी 1 ले लो आप। ओके सर, A/2 है तो दिस इज जस्ट A/2, और ये तुम्हारे पास दोनों के बीच की स्पेसिंग D है तो D। सर C2 का वैल्यू, व्हाट अबाउट C2, C2 का वैल्यू क्या है, तो C2 सर ये कैपेसिटर नंबर 2, ये तो मेरा C2 है, अरे यही तो C2 है, देखो आप, यही तो मेरा C2 है। ओके, जब वो C2 है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा सर, अरे सर उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K A/2, और सर दोनों के बीच की स्पेसिंग D है। तो ये अब सर यहां से हम सॉल्व करना चाहेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट A/2D मेरे पास कॉमन आ गया सर। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे K बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस K। और सर इसको ऑलरेडी हम लोगों ने क्या बोला है, सर इसको ऑलरेडी हम लोगों ने C बोला हुआ है, तो जस्ट मैं लिख देता हूँ C लिख देता हूँ, तो C/2, और ये मेरे पास 1 प्लस K हो जाएगा। देखो है क्या आंसर, ऐसा आंसर, हाँ है सर, बी ऑप्शन। तो C/2 1 प्लस K इज द राइट आंसर, C/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस K इज द राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप लोग को करना चाहिए, जो आप लोग को सीखना चाहिए। ठीक है, आप सभी लोगों को ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन को सीखना चाहिए, तो आप लोग अपने से ट्राई किया करो। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज टू एक्यूमुलेट 100 माइक्रो कूलम। तो हमारे पास एक कैपेसिटेंस है, कितना सर 50 माइक्रोफेरेड का, और इसका चार्ज कितना है सर, इसका चार्ज है 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम इसका चार्ज है सर। तो C और Q हमको दे दिया है ना, तो हमारे पास 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज टू एक्यूमुलेट 100 माइक्रोकूलम। ओके, 1 अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 200 माइक्रोफेरेड। अब एक अनचार्ज कैपेसिटर जो है 200 माइक्रोफेरेड का, जिसकी कैपेसिटी कितना है बेटा, 200 माइक्रोफेरेड का इसका कैपेसिटी है, अनचार्ज है, लेकिन इनिशियल चार्ज इसका कितना है सर, इसका इनिशियल चार्ज जो है 0 है, बोल रहा है, अभी चार्ज नहीं है। अरे भाई दो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है, एक C1 आपको दिया 50 माइक्रोफेरेड जो कि चार्ज है 100 माइक्रोकूलम से, दूसरा कैपेसिटर आपका C2 दिया है 200 माइक्रोफेरेड जो कि अभी चार्ज नहीं है, जिसका इनिशियल चार्ज क्या है, 0 है। ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस इन इट पैरेलल, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। हाउ मच चार्ज विल बी ट्रांसफर, तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। अरे भैया मस्त क्वेश्चन है, ये स्विच लगा दो इस तरीके का, एक कैपेसिटर यहाँ पे इस तरीके से बना दो, एक कैपेसिटर यहाँ पे बना दो, इसको बोलो C1, इसको बोलो C2। ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, देखो आपके एग्जाम में आया है, इसलिए कराया था मैं एक क्वेश्चन आप लोग को। तो सिंपल से है, दो कैपेसिटर बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, यहाँ पे एक स्विच है, ये अभी चार्ज है बेटा, ये चार्ज है 50 माइक्रोफेरेड, इसका क्या है, इसका कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी है 50 माइक्रोफेरेड का, और ये इनिशियल चार्ज इसका दे दिया है कि भैया तुम्हारे पास अभी चार्ज कितना है, 100 माइक्रोकूलम का। और ये जो कैपेसिटर है बड़ा वाला, कितना का है, ये 200 माइक्रोफेरेड का है सर, लेकिन क्या ये अभी चार्ज है, अरे सर चार्ज नहीं है अभी, इसके पास चार्ज 0 है, तो कैसे करेगा। अरे भैया स्विच को जैसे ऐसे करके ऑन करोगे ना, तो ये अपना चार्ज इसको देगा, और कब तक देगा, यहाँ का चार्ज यहाँ से इधर कब तक आएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। दो आपके पास बर्तन है, बीच में ऐसा एक पाइप यूज करना, एक बर्तन को खाली रखना, एक में पानी को भर देना, पानी फिल करके रख देना, वाटर डाल देना। अब जैसे ही उसको खोलोगे टोटी को, तो वाटर का जो फ्लो होगा वो जहां पे पानी है उधर से खाली बर्तन की ओर फ्लो होने लगेगा, और कब तक चलते रहेगा वाटर, जब तक कि दोनों में वाटर का लेवल समान नहीं हो जाता, दैट मीन्स दोनों में पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता।
जब दोनों में वाटर इक्वल हो जाएगा तो आप देखोगे कि सर अब तो रुक गया पानी का फ्लो होना। सेम कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, सेम कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन चार्ज है। इसका कैपेसिटी 50 माइक्रोफेरेड है, ये 200 माइक्रोफेरेड है, इसके पास अभी चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये है कि हमारे पास तो चार्ज सर 100 माइक्रोफेरेड ही है, तो यहां से कितना चार्ज यहां पे जाएगा बस उसी को समझना है सर, बस उसी को समझना है। आया बात समझ में? यहां से कितना चार्ज यहां पे जाएगा उसी को समझना है। तो कितना जाएगा, लेट से अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन यहाँ का वोल्टेज भी हो जाता है और यहाँ के भी वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में भी हो जाएगा। यहाँ का वोल्टेज भी और यहाँ का वोल्टेज भी हो जाएगा, है ना। तो उसी भी की वैल्यू को आप बता सकते हो, कितना चार्ज जाएगा उसी हिसाब से आप बता सकते हो। चलो अभी मैं भी बता देता हूँ, भी बता देता हूँ, अभी जस्ट मैं भी बता देता हूँ। लेट से तो वो जो कॉमन पोटेंशियल मेरे पास भी है अभी, वो कितना है, वो है सर टोटल चार्ज कितना है मेरे पास, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 अभी अभी है ना, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सर अभी तो मेरे को टोटल चार्ज पता है। Q1 Q2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 V1 ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अभी ये इसको C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ऐसे। तो C1 V1 कितना दिया है देखो, C1 है ना, इसका चार्ज के फॉर्म में दिया है, अभी 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 इनिशियल चार्ज के फॉर्म में दिया है। तो आप इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल को इक्वल कर दो। आप क्या बोला मैं, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल को आप इक्वल कर दो। तो इक्वल कब होगा, देखो यार, देखो यार, समझना मेरे बात को, समझना। ये इक्वी पोटेंशियल नहीं लगाना चाह रहे हो, ठीक है मत लगाओ। अब देखो समझना मेरी बात को, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा ना, तब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल भी को आप क्या लिखते हो, देखो Q इज इक्वल टू C इंटू भी होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा Q1 बाई C1, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, Q2 बाई C2। अब चार्ज तो इधर जाएगा ना स्टेडी स्टेट कंडीशन में, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ Q1 C1 बराबर होगा अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन Q2 C2 का। मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के बराबर हो गया। इसका मतलब अब कितना चार्ज आया होगा तब बराबर होगा सर Q2 चार्ज। ये Q2 चार्ज को अपन निकालेंगे तो ये मेरे पास C2 डिवाइड बाई C1 इंटू Q1 होगा। तो यहाँ से मैं C2 डिवाइड बाई C1 इंटू Q1 चार्ज के बारे में खाली बात कर रहा हूँ। तो C2 मेरे पास कितना है, 200 माइक्रोफेरेड का है। ठीक है, ये माइक्रोफेरेड में रहने दो। C1 मेरे पास कितना है सर, 50 माइक्रोफेरेड का है। सर Q1 कितना है, Q1 मेरे पास 100 माइक्रोफेरेड का है, ये 100 माइक्रोकुलॉम का है। ठीक है, माइक्रोकुलॉम में आंसर आएगा। तो 200 को 50 से कटाओगे कितने बार, 4, और ये तुम्हारे पास कितना आ गया 100, 400। सर 400 कैसे आएगा, 400 यहाँ पे 100 माइक्रोकुलॉम है, ये 400 कैसे आएगा, कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। अपने को Q2 निकालना है तो C2 इधर गया डिवाइड बाई C1 इंटू Q1। ओके, तो ये तो आएगा नहीं सर, ठीक बात, ये तो गलत हो गया, ये कॉन्सेप्ट हमारा, चलो ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो गया। आप समझते हैं, ऐसा नहीं निकालना, ऐसे नहीं निकालना। कैसे निकालेंगे, हाँ हमारे पास क्या है, मैंने बोला कि दो कैपेसिटर है इस तरीके का, बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। ठीक है, ये आपका 50 माइक्रोफेरेड का है, मैंने बोला ये 50 माइक्रोफेरेड का है, ये 200 माइक्रोफेरेड का है। ठीक, इसके पास इनिशियली चार्ज है 100 माइक्रोकुलम, इनिशियली चार्ज है, और इसके पास चार्ज कितना आएगा ये पूछ रहा है, कनेक्टेड अक्रॉस पैरेलल हाउ मच चार्ज विल बी ट्रांसफर। तो यहाँ से कितना चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा वही पूछ रहा है, वो कितना चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा वही आपको पूछ रहा है। इसके पास इनिशियल चार्ज 0 था, तो कॉमन पोटेंशियल यदि मैं निकालना चाहूँ लेटस, तो चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, यहाँ पे चार्ज था, मान लो यहाँ पे कितना चार्ज था, 100 माइक्रोकुलॉम मेरे पास है, टोटल चार्ज मेरे पास इसके 0 था, और C1 C2 तो ये 50 और 250 250 हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 100 माइक्रोकुलॉम डिवाइडेड बाई 250, ये भी माइक्रो में है, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया। तो 100 बाई 250 कितना आ गया भाई, ये कटा 5 से ये कितने बार कटा, 2 बार, 5 से कितने बार कटा, 5 बार। तो 2/5 मेरे पास क्या आ गया, 2/5 वोल्ट मेरे पास अभी इक्वल पोटेंशियल आ गया। ठीक है, इक्वल पोटेंशियल 2/5। अब ना मैं यहाँ का पोटेंशियल मैंने निकाल चुका, यहाँ का भी पोटेंशियल मैंने निकाल चुका, V इज इक्वल टू 2/5 वोल्ट। सर अब ये Q2 को मैं निकालना चाहूँ अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में, तो Q2 अभी अब कितना आएगा मेरे पास, तो Q2 को मैं निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास होता है Q इज इक्वल टू मेरा होता है क्या, C इंटू V होता है। सर इसका C कितना है 200 माइक्रोफेरेड, V कितना है 2/5। ओके, तो 200 को 5 से आप डिवाइड करोगे, 200 को 5 से, तो 5 चौक 40, 5 चौक 20, 40 से कटेगा, और 40 इंटू 2 तो आपके पास आ जाएगा 80। तो आपके पास टोटल 100 माइक्रोकुलॉम था, है ना। अब यहाँ पे कितना आना पड़ेगा उसको 80, तो कितना हो जाएगा
Q1 कितना बच जाएगा यहाँ पे, 80 तो वहां पे आ गया 100 का, तो भैया Q1 कितना हो जाएगा 20 और Q2 कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, तब जाके दोनों का वोल्टेज बैलेंस होगा, तब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रुकेगा, तो Q1 आपका 20 और Q2 आपका 80 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस को एक बार और समझो। ये 50 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। इनिशियली इसके पास 100 माइक्रोकूलम था। ये यहां से यहां कितना चार्ज आएगा कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, या चार्ज कितना ट्रांसफर होगा। तो चार्ज का ट्रांसफर कब तक होते रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। मैंने ना पहले दोनों का पोटेंशियल निकाल लिया, दोनों का पोटेंशियल निकाला तो 2/5 वोल्ट आया। अब दोनों का पोटेंशियल 2/5 तो 2/5 पोटेंशियल होने के लिए यहां से यहां पे कितना चार्ज आना पड़ेगा वो निकाल लिया मैं। तो कितना चार्ज आना पड़ेगा, तो अब देखो भी पता चल गया मुझे, सी पता है, कैपेसिटी पता है, तो क्यू निकाल लूंगा अब मैं। अब अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में कितना चार्ज आएगा वो क्यू निकाल लूंगा। क्यू मैंने निकाला तो कितना आ गया, 80 आ गया। इसका मतलब इसके पास 100 माइक्रोफेरेड था जिसमें से 80 माइक्रोफेरेड, 100 माइक्रोकूलम था जिसमें से 80 माइक्रोकूलम, 80 माइक्रोकूलम मेरे कैपेसिटर 2 के पास आ गया। तो इसके पास बचा कितना होगा, 100 में से जब 80 माइक्रोकूलम इसके पास आ गया तो 20 बचा होगा। तो यहाँ पे कितना है 20 माइक्रोकूलम और यहाँ पे 80 माइक्रोकूलम। 20 और 80 100 ही होगा, तो स्टार्टिंग में 100 था, अब इसके पास 20 रह गया क्योंकि इसकी कैपेसिटी छोटा है और इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसके पास ज्यादा आना पड़ेगा उसी कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। आ रहा बात समझ में। तो इन चीजों को समझिए आप, इन चीजों को समझिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्या आप सभी को समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या, चलो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भैया, ये अच्छा क्वेश्चन था इससे पहले वाला, है ना। ऐसे क्वेश्चन मैं और ऑलरेडी आप लोग को ट्रांजिएंट में कराऊंगा भी। तो ट्रांजिएंट जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बातें करूंगा मैं, ठीक है। तो ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में वहां पे बात करूंगा मैं आपको। हाँ यहाँ पे देखो, voltage of 100 volt DC is applied across two capacitor in series having capacitance 200 माइक्रोफेरेड and 25 माइक्रोफेरेड, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस। अरे भाई दो कैपेसिटर है ना, सिंपल सी बात है यार। इस तरीके का दो कैपेसिटर है, बोथ आर कनेक्टेड इन द सीरीज। चलो, और इसको आप कितना वोल्टेज दे रहे हो भाई, सिंपल सी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो आपको खुद सॉल्व करना चाहिए, तो मैं छोड़ देता हूँ। चलो ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों वाली। 100 वोल्ट दे रहा हूँ, ये आपके पास कितना है 100 माइक्रोफेरेड है, और ये तुम्हारे पास 25 माइक्रोफेरेड है। ये तुम्हारे पास V1 है, ये तुम्हारे पास V2 है। अब ये सब बताया गया है यार, ये सब बताया गया है। आप गलती से यहाँ पे जस्ट आपको V2 को यहाँ लिख लो, V1 को यहाँ लिख लो, और वही है यूनिट वाला भी निकाल सकते हो। या फिर आप चलो V1 ये है, V2 है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल आप लगा लो। वोल्टेज डिवीजन रूल आप लगाओगे तो यहाँ पे V1 लेट से आपको निकालना है, तो टोटल वोल्टेज 100 हो गया। अब ये कैपेसिटर है तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, तो ये 25 डिवाइडेड बाय 100 और 25 125। तो 25 और 125 को आप कटाओगे तो कितना से कटेगा, 5 बार जाएगा ना। 100 को 5 से कटाओगे कितना आएगा, 100/5 200 आएगा। अरे 100/5 20 आएगा, तो यहाँ पे 20 वोल्ट आएगा। तो 100 में से 20 तो यहीं आ गया, तो यहाँ कितना आएगा 80 आएगा। देख लो, तो 20 और 80 तुम्हारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप ऐसे निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 कैपेसिटर रहेगा, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। लेट से इसी में 3 कैपेसिटर रहता है मेरे भाई, लेट से इसी में 3 कैपेसिटर रहता है, ये C1, ये C2 और ये C3। क्या बोला मैं, C1 C2 C3। और यहाँ पे एक वोल्टेज दे देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या दे देता हूँ, एक वोल्टेज दे देता हूँ भी। लेट से मैं बोल देता हूँ कि भाई ये जो है 2 है, ये 4 है और ये 3 है, ऐसे करके फेरेड 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 दे दिया। अब आपको मैं बोला कि V1 निकाल, V2 निकाल, V3। बहुत पहले ऐसे क्वेश्चंस को करा चुका हूँ, याद करो। जब डीसी सर्किट पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात किया हुआ है। याद करो सभी लोग, याद करो। अब आपको क्या है कि टोटल वोल्टेज पता है और कैपेसिटर पता है, C1 V1 V2 V3 निकालना। तो कैपेसिटर पता है, V1 V2 निकालना। तो एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पे जब C की वैल्यू आप निकालो तो Q/V, C और V में क्या रिलेशन है, तो C और V में रिलेशन है सर, सीरीज में तो चार्ज कांस्टेंट है, तो C और V में रिलेशन सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, रेसिप्रोकल का है। ठीक बात। तो जब भी रेसिप्रोकल का होता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं भैया, एक ऐसा नंबर सोचते हैं जो तीनों से कट जाए, मतलब एलसीएम की बात करते हैं। तो 2 4 3 का एलसीएम क्या होगा, एक ऐसा नंबर बताओ मुझे जो तीनों से कट जाए। 6 लूंगा तो 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 और 3 से कट गया। 12 लूंगा तो 2 से कटेगा, 4 से 3 का। तो इसका मतलब 12 जो मेरा आया वो भाई मेरा एलसीएम आ गया 12। देखो 12। अब मैं कुछ नहीं करता, मैं तो मुझे तो ऐसे ही ऊपर में ही कर देता हूँ हवा में, आप लोग भी वैसे सीखो। अब 12 एलसीएम आ गया तो 12/2 आपने किया तो 6 आया। 12 एलसीएम आया, 12/4 आपने किया तो 3, 12/3 आपने किया तो 4। तो देखो 6 4 10 3 13, तो 13 यूनिट आपके पास आ गया टोटल 13। लेट से यहाँ पे आपके पास 39 वोल्ट टोटल आपके पास है, तो 13 यूनिट जो है वो 39 वोल्ट के बराबर है। तो एक यूनिट किसके वोल्ट के बराबर होगा मेरे बच्चा, 13 × 39 सर 3 वोल्ट।
तो सर यहाँ कितना यूनिट है 6, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 6 तिया 18 वोल्ट यहाँ पे आ गया, 3 तिया 9 वोल्ट यहाँ पे आ गया, 4 तिया 12 वोल्ट यहाँ पे आ गया। जोड़ के देखो 18 9 12 को सर 39 आएगा कि नहीं आएगा। तो C1 C2 C3 का जो वोल्टेज है उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इस तरीके से हम लोग C1 C2 C3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जस्ट आपको बताया, ये मत सोचना कि सर ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में तो आपने तो दूसरा सॉल्व किया था रेजिस्टेंस में। अरे तो ये कैपेसिटर है ना भाई, ये कैपेसिटर आपको वहां से पता चले। लेट्स ये तीनों आपका रेजिस्टेंस रहता मेरे भाई, ये तीनों मान लो रेजिस्टेंस रहता, मैं बोल देता ये 2 है 4 है 6 है, ये सब रेजिस्टेंस रहता। और मैं बोल देता कि यहाँ पे एक टोटल वोल्टेज आपको दिया गया है, एक टोटल वोल्टेज भी आपको दिया गया है। तो मैं क्या करता, इपिड कैपेसिटेंस इपिड रेजिस्टेंस, तो V1 V2 V3। यदि ये रेजिस्टेंस है तो रजिस्टर में वोल्टेज का वैल्यू I इंटू R होता है। अब सिंपल तुमको रेजिस्टेंस R1 R2 R3 दिया हुआ है, वोल्टेज आपको निकालना है, तो V और R में क्या रिलेशन है सर, प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो प्रोपोर्शनल का जब भी रिलेशन वाला पढ़ते हो तो आप क्या कर लेते हो, 6 4 10 2 12, मान लो ये आपके पास 24 वोल्ट है, 6 4 10 2 12, तो ये 12 यूनिट जो हो गया वो आपका 24 वोल्ट के बराबर हो गया। ये देखो 24 वोल्ट, तो 12 24 जो है 2 बार कर गया, तो एक यूनिट जो आपके पास आया वो आपका 2 वोल्ट के बराबर हो गया। एक यूनिट जो आपके पास आया 2 वोल्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये 2 यूनिट है यहाँ पे, तो ऑलरेडी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का कर दो, 2 का कर दो, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 दूनी आपके पास 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो 12 8 20 और 4 24, देखो आ गया। तो आपको डिपेंड करेगा कि यहाँ पे V और R का क्या रिलेशन है ना, यहाँ पे B और C का ये रिलेशन है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम वाला लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम वाला नहीं लेते अपन। अब क्लियर हो गया होगा, और डाउट होगा किसी को तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।